ठीक है। तो सितंबर 2021 महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी मैथ्स 1 यानी कि अलजेब्रा का पेपर, जो रीसेंट पेपर है, आज से तकरीबन 3 महीने पहले का जो बोर्ड का पेपर आया था। सितंबर में यूजुअली वो पेपर होता है जब यूजुअली कोई ना कोई बच्चे अनफॉर्चुनेटली फ़ेल हो जाते हैं, तो वो वाला बोर्ड का पेपर हमारे पास है। उससे पहले वाला नहीं हो सकता क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था लास्ट टाइम पे, रेगुलर मार्च में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो उसका पेपर नहीं। और उससे पहले वाला पेपर जो होगा उसमें रिड्यूस सिलेबस नहीं था, उसमें पूरा सिलेबस था। तो आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पेपर है, यानी कि इसमें 2 चैप्टर नहीं होंगे। कौन से? फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स, ये 2 चैप्टर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब मैं लिखने का फॉर्मेट इमेजिन करना कि मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ जैसे कि इस शीट पर हम पेपर लिखेंगे, मैं उसी तरह लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप किस तरह से इसको लिखेंगे। इसको फिलअप कैसे करते हैं उसकी कहानी अलग है। ठीक है ना। आपका जो मेन पेपर हमेशा जब शुरू होगा तो वो कहाँ से शुरू होगा? वो आपका यहाँ से शुरू होगा, बराबर। हाँ, ओके। पेपर लिखने से पहले एक बात बता दूं, जो मैं बात बता रहा हूँ ये किसी और से आपने कहीं और से सुनी हो, चाहे स्कूल टीचर से सुनी हो या किसी और वीडियो में या किसी और फ्रेंड से सुनी हो। कोई एक प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता किसी चीज़ को बताने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एमसीक्यूज़ के हम आंसर लिख रहे हैं, तो एमसीक्यूज़ में जो आंसर हम लिख रहे हैं, तो कोई लिखता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, उसके आगे वो आंसर नहीं लिखता। कोई बी लिखता है, उसके आगे आंसर नहीं लिखता। ठीक है ना। कोई आंसर लिख देता है पर ऑप्शन नंबर नहीं लिखता कि ए है, बी है, सी है या डी है। तो एग्जैक्टली सही वे क्या है उसको लिखने का और क्या होना चाहिए, तो हर कोई अलग अलग लिखता है। बट आपको याद रखना है, मैं बताता हूँ क्या रूल है। बोर्ड ने ऐसा कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये ऐसा लिखना है। ठीक है। एक मॉडल पेपर होगा, उसके हिसाब से आंसर लिखा जाता है। आप खाली आपको ये बात ध्यान में रखनी है, सिर्फ अलजेब्रा के लिए नहीं, 9 के 9 एग्ज़ाम के लिए आपको एक बात याद रखनी है। आप जब भी बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर लिखेंगे, ये मैं अपने 8 साल के पढ़ाने के बाद की बात बता रहा हूँ, 8 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर बात बता रहा हूँ। आप जो भी पेपर लिखेंगे, आप पेपर को सामने वाले के लिए चेक करने के लिए आसान बनाएंगे। आप जितना आसान बनाएंगे उसको, आपका पेपर प्रेजेंटेशन उतना अच्छा होगा। आप बोर्ड्स के रूल को याद करके नहीं जाना है आपको कि ये बोर्ड का रूल ये है ये। ठीक है, समझ गए। तो अब हम शुरू करेंगे हमारे पेपर से, सितंबर 2021 का। ठीक है। तो सेट जो है यहाँ पर तो नहीं मालूम कि कौन सा है। ठीक है। सबसे पहला है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू के पहले क्वेश्चन आएंगे, बराबर है। अब एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा, उसका क्वेश्चन नंबर 1A है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1A। तो अब जब हम शुरू करेंगे बच्चों इसको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1A जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आपने मेन बॉक्स में, ये आपका बॉक्स होगा साइड में, बराबर है। ये यहाँ पर आपके पास ये बॉक्स है, ये बॉक्स देखा आपको यहाँ पर, ये देखा क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर ए डालो मत, इसके अंदर ए को ज़बरदस्ती मत डाल दो। ए को कहाँ लिखो? उसके नीचे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब यहाँ पर ए, अब ए हुआ। अब ए के साइड में यहाँ से 1 से मत शुरू करो, एक लाइन छोड़ो, नंबर 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इत्मीनान से। मतलब आपको समझ में आना चाहिए ना कि मेरा मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ, उसका सब क्वेश्चन क्या है यहाँ। अब मैं उसके सब क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 1A का 1 वाला, 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा, बराबर। समझ गए। पहले क्वेश्चन नंबर डालने आना चाहिए हमको। डाल दिए तो ऐसा नहीं कि फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है, पर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब रहा तो याद रखना, आप जितना भी उस सफ़र में आगे निकलेंगे, हमेशा दूसरे से क्या रहेंगे? पीछे। क्योंकि जिसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है वो ऑलरेडी आपसे 10 कदम आगे निकल चुका होता है, याद रखना। इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, शुरू करें। पहला सवाल है हमारा, कल ही हमने किया था, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, सुन के बड़ा खुश हो जाओगे। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, है ना। हाँ, हमें तो याद है। आज जो बच्चे, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2/3 का, दूसरा ऑप्शन है 1.5 का, तीसरा ऑप्शन है 15% का और चौथा ऑप्शन है 0.7%। हमने पढ़ा था ये कि प्रोबेबिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर क्या रहे बड़ा और न्यूमरेटर क्या रहे छोटा। कल ही करा था ना, यही क्वेश्चन था 21 में, पता है। और हमने तो पुरानी 21 से किया था, ये तो अभी का पेपर है ना, तो भी क्वेश्चन मैच हो रहा है कि नहीं? अरे समझ, यानी कि वो किताब करके जाने से कुछ फ़ायदा तो
होता है ना, ऐसा तो नहीं है। तो इसके अंदर ये तो सही है, डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर क्या है, छोटा। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। तो 15/100 में भी तो यही होगा ना, 15 डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा और न्यूमरेटर क्या है, छोटा। 0.7 क्या होता है, 7/10। अरे होता है नहीं, हाँ ये 2/3 और 1.5 क्या होगा, 15/10 है ना। इन सब में ये एक ही ऐसा है जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा। बाकी सबके डिनोमिनेटर बड़े हैं और न्यूमरेटर क्या है, छोटे हैं। तो इसीलिए ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझ में आया। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो अब हमारे आंसर लिखने का तरीका ये रहेगा। फर्स्ट वाले का हमारा आंसर है ऑप्शन बी है। तो हमारा आंसर मतलब यहाँ पे मार्जिन होती है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, बी, और बी के आगे यहाँ पर फॉर सेफ्टी साइड आप 1.5 भी लिख देंगे। सामने वाले को आसानी हो जाएगी कि वो 1.5 देख लेगा, बार बार क्वेश्चन पेपर में जाना नहीं पड़ेगा कि बी क्या था। ठीक है, हो गया पहला सवाल, 1 मार्क्स आपका जेब में। ठीक है, दूसरा सवाल, अरे ध्यान से, ये तो बड़ा आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। एक ए पी आपको दिया हुआ है, ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन ये आपके पास -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन हेंसफोर्थ। इसमें बस कॉमन डिफरेंस निकालना है कि कितना हो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, यही करते हैं ना। तो फॉरवर्ड क्या है, -6, क्या माइनस होगा, -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4, क्या बचेगा, 4। तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी, और मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, 4। तो हमारे ये सेकेंड का आंसर हो गया। समझ आया, ताकि आपको सोल्यूशन याद रहे, इसलिए मैं यहाँ पे मिटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, वरना मिटा देना चाहिए मुझे यूजुअली। ये सॉल्व करके एग्जाम में नहीं दिखाना, आपको क्या करना है, MCQ में खाली ये लिखना है, समझ गए, सॉल्व करके नहीं दिखाना। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ √3,5। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के √3,5 है। क्या ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, याद आ रहा है कुछ, अच्छा ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग डायरेक्ट आंसर बताओ। x² - 15x + 8 = 0, x² - 8x + 15 = 0, x² + 3x + 5 = 0, x² + 8x - 15 = 0। आंसर 3, पक्का, पक्का ना। अगर मेरे को क्या चाहिए, -15 चाहिए, माइनस, हाँ, तो 3 × 5 = 15, ये लास्ट वाला होगा, है ना। तो अगर किसी को नहीं पता तो बता दूँ, 15 को फैक्टराइज करके 8 लाना है, तो ये क्या होगा, 3 × 5 = 15, है ना। ये क्वेश्चंस किए हैं ना हमने। देखो अभी इतनी मेहनत करी 21 से, और 2 मार्क्स तो वहीं से मिल गए तुमको। हाँ, +5 यहाँ क्या होगा, पर अगर यहाँ पे ऐसे लोगे तो यहाँ तो x - 3 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट तो सेम चाहिए, फिर तो नहीं आएगा। फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला भी नहीं है, थर्ड वाला है, अच्छा सेकेंड वाला, x² - 3x - 5x + 15 = 0। कैसे, देखो -3 × -5 + 15 आएगा, और -3 × -3 और -5 कितना होगा, -8। तो x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x - 3, -5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x - 3 = 0। अब आ रहा है ना, x - 3, x - 5 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। आ रहा है ना 3 और 5। तो कौन सा आंसर है, बी वाला। तो इसका आंसर क्या है, बी वाला। और यहाँ है x² - 8x + 15 = 0, है ना। इसमें सबसे पहले सारों को सॉल्व करने से पहले अंदाजे से एलिमिनेट कर दो इसको। क्यों, क्योंकि 3 और 5 फैक्टर चाहिए ना। तो 3 और 5 फैक्टर चाहिए, तो या तो दोनों को ऐड करके 8 होगा, या तो दोनों को सबट्रैक्ट करके 2 आएगा। तो किसका मिडिल टर्म 8 या 2 है वो देख लो। तो किसका मिडिल टर्म 8 या 2 है, तो यहाँ पर मिडिल टर्म 15 है, तो ये नहीं हो सकता। इसका मिडिल टर्म 8 है, तो ये पॉसिबल है। इसका मिडिल टर्म 8 है, तो ये पॉसिबल। फिर ये दोनों को सॉल्व करने का, तो ये दोनों को हमने दोनों को सॉल्व किया, तो ये वाला आंसर मिला, तो ये वाला लेके, समझ गए। या उससे आसान तरीका क्या है, आप x की जगह पर 3 रखो, एक बार चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं, और 5 भी रखो, चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों वैल्यूज़ 3 और 5 दोनों रखने पर 0 आ रहा है, तो वो इक्वेशन आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ऐसे। तो ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया था तुम्हारे थर्ड का आंसर, जिसका आंसर क्या है, बी है। ठीक है, हाँ,
आगे चलते ये तो तुम लोग का सबका फेवरेट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं लिखना है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट है हमारे पास 2, 3, 4, 5। कैसे करेंगे बोलो? 2 × 5, 3 × 4, 2 5 जा 10, 5 3 4 जा 12, -2 हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। तो यहाँ डी आएगा और यहाँ क्या आएगा? -2। समझ गए? हो गया। एमसीक्यू में और है क्या? बस 4 एमसीक्यू थे, चारों राइट हो गए, 4 मार्क्स आपके हो गए। अब इमेजिन करो कि एग्जामिनर ने आपका पेपर ओपन किया और पेपर ओपन होते साथ ही आपके चारों एमसीक्यूज राइट हो गए। फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। अब उसके दिमाग में एक इंप्रेशन बैठ जाएगा कि ये तो अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि इसने हमने स्टार्टिंग के चारों क्वेश्चन क्या किए? अच्छे किए। अब इमेजिन करो दूसरा केस इमेजिन है, आपने 4 यहाँ पे लिखे, पहले आंसर यहाँ बी लिखा, काटा सी लिखा, हर आंसर में आपने कैंसलेशन किए। उससे क्या इंप्रेशन जाएगा? उससे इंप्रेशन ये जाएगा या तो इसने पूछ के लिखा है, क्योंकि बार बार काटा उतनी तो समझ सामने वाले को भी होती है, तो उसके पास एक इंप्रेशन चला जाएगा शायद ये बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी सी। आपका पेपर का इंप्रेशन जाना एग्जामिनर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग अच्छी हो ना हो बाद में फ़र्क पड़ता है, स्टार्ट में आप पहली बॉल कैसे खेलते हो वो फ़र्क पड़ता है। क्रिकेट में सबसे प्रेशराइज्ड जो चीज़ होती है वो क्या होती है एक्चुअली? पहली बॉल खेलना, आखिरी बॉल नहीं, पहली बॉल को खेलना। ठीक है, पहली बॉल में बड़ा प्रेशर होता है। ठीक है, चलो अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1B पर। कहाँ पर आएंगे? क्वेश्चन नंबर 1B पर। अब क्वेश्चन नंबर 1B है तो अक्सर लोग बोलते हैं कि नया क्वेश्चन कहाँ से शुरू करने का? नए से शुरू करने का। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सपोज़ करो ये मेरा पूरा पेज पे भर गया है, अब एमसीक्यू तो नहीं भरेगा, 4 लाइन में ही हो जाएगा, ये 4 लाइन में हो गया। अब तुम नया क्वेश्चन कौन सा? अगर क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा तो मतलब ये मेन जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा वो, अगर बी है तो यहाँ बी डाल के शुरू कर दो नीचे से। क्यों? क्योंकि अगर तुमने 4 लाइन लिखी और बोले नहीं मैं तो पीछे पेज पे लिखता हूँ, अपने को तो जितने मांगेंगे उतने सप्लीमेंट तो देंगे, है ना। इससे क्या होगा? पेज वेस्ट होगा, और ये भी एक अच्छी बात नहीं है। आपको पेपर के वज़न पे तो मार्क्स नहीं है ना कि पाव किलो पेपर दोगे तो 40 मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर बी आप सेम पेज पर शुरू करेंगे, हाँ, पर ये डब्बे में नहीं लिखेंगे, नीचे तो दूसरा डब्बा है वहीं पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। समझ गए ना? जो छोटा मार्जिन है ना साइड में, वहीं लिखेंगे आप। क्वेश्चन क्या है देखो, ओके, डिसाइड वेदर द इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट जस्टिफाई। आपको जस्टिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो, और जहाँ बी लिखा उसके आगे 1 नहीं लिखेंगे, वो लाइन को छोड़ के नीचे 1 लिखेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, m³ - 5m² + 4 = 0। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो लिखेंगे सिंस डिग्री ऑफ अबव इक्वेशन इज, आप पूरा इक्वेशन लिखेंगे पेपर में, इज 3, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्यों ई नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, आया था। ठीक है, 1 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है, तो इस पर भी 1 मार्क हो गए। अब तक कितने मार्क मिल गए आपको? 5 मिल गए। दूसरे सवाल पर जाते हैं, बात नहीं, दूसरे सवाल पर जाते हैं। फॉर अ गिवन ए बी, ए = 3.5, डी = 0, फाइंड TN। ये क्वेश्चन किया हुआ याद है? डी 0 है तो क्या होगा? ए के बराबर। हाँ, TN किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है, पढ़े थे ना, याद है पिछले में। फिर भी लिख देता हूँ a + n - 1 d। ठीक है, तो TN वैसे क्या वैसे a का वैल्यू क्या है? 3.5, n - 1 d क्या है? 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो TN क्या आएगा? 3.5। लो, ये तुम्हारे 6 मार्क्स यहाँ पर हो गए। 40 मार्क का पेपर है, अब तक आपने 40 में से 6 मार्क्स आप कर चुके हैं, यानी 34 मार्क्स का और लिखना है। हो गया, समझ गए? तीसरा सवाल ये भी आप कर चुके हैं। इफ़ तीसरे सवाल में दिया है x + 2y = 5, ये है इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 2x + y = 4, इक्वेशन नंबर 2। आपको बोला है x + y निकालने। क्या निकालने बोला है? x + y निकालने। सीधा सीधा ऐड कर दो, 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 1 मार्क्स का है ना, तो काम भी उतना ही देंगे। सीधे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ऐड 1 और 2। अगर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ होगा x + 2y = 5,
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस 2y कितना होगा? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 9। 3 1 जा 3, 3 जा बराबर है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया हमारा सॉल्व। 1 मार्क्स मिल गया हमको। ठीक है, तीसरा सवाल ये भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम। चौथा सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली राइट दी सैम्पल स्पेस। 2 कॉइन टॉस हुए हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले ऐसे लिखेंगे 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, कल सिखाया था ना। फिर सैम्पल स्पेस में हम जो हमारा सैम्पल स्पेस है HH TH HT एंड TT हो गया सॉल्व। समझ आई बात? हो गया। बस एन ऑफ एस बोला नहीं निकालने, खाली सैम्पल स्पेस बोला है तो निकाल देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमेशा हर आंसर को हमको बॉक्स में करने की ज़रूरत है, बॉक्स में कर दिए। ठीक है, 8 मार्क हो गए तुम्हारे, 32 मार्क का पेपर बाकी है। ठीक है, हाँ देखते रहे ना। अभी मतलब टाइम मैंने कितना बहुत लेट शुरू किया, 3 बजे तो नहीं शुरू किया। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहे हैं तो हमारा पेज कितना भी भरा रहने दो, कितना भी छोटा रहने दो, क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? नए पेज से। तो नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे, वहाँ हम लोग जो साइड में जो डब्बा है वहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसके नीचे लिखेंगे A और फिर लिखेंगे 1। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन है कोई भी 2 सम करने हैं। ठीक है ना, तो समय की पाबंदी के हिसाब से कोई भी 2 सम करेंगे और इसके अंदर 3 सम रहेंगे और तीनों के तीनों एक्टिविटी बेस्ड सम है। तो तीनों में से कोई भी 2 कर दो। ठीक है, आप एग्ज़ाम में सबसे पहले क्या करेंगे? तीनों सम को पहले चेक कर लो कि तीनों में से कौन से 2 अच्छे आते हैं, वो कर दो। समझ गए? अच्छा, पहला सम है फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ APR 6 and 3 रेस्पेक्टिवली कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। S27 निकालना है, सब दिया हुआ है। तो जो जो दिया हुआ है मैं वैसे लिखते चलूँगा। A का वैल्यू क्या है? 6, D का वैल्यू क्या है? 3, S27 आपको पता लगाना है, ये बोला गया है। फिर बोला है कि SN का फॉर्मूला है n/2, यहाँ पर डैश है तो यहाँ क्या आएगा? 2A प्लस n-1D। ठीक है, तो जो बॉक्स है एग्ज़ाम में उस पर बॉक्स आना चाहिए आपका भी, वरना मालूम कैसे पड़ेगा आंसर क्या है ना? डैश नहीं, बॉक्स है तो बॉक्स। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है तो S27 है 27/2। 2A की जगह उसने डायरेक्टली 12 लिखा है क्योंकि 6 2 क्या होगा? 12 ही होगा। और यहाँ पर 27 - 1 है, फिर D की जगह बॉक्स है तो D में क्या आएगा बोलो? 3 आ जाएगा, बराबर है। अब बोला गया कि S27 है 27/2 है, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट बॉक्स है, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करके बता दो पहले क्या हो जाएगा। 27 - 1 26, 26 × 3, 6 3 = 18, 3 2 = 78 + 12। याद है ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम? याद है सब? 21 से अब दी तो किए थे, है ना? 90 का हाफ कितना होगा? 45 होगा। ठीक है ना, तो 27 × 45 कर देंगे आप। 1225 ऐसा कुछ आंसर था ना? 1215 हो गया। 1215 आसान है, समझ ना आया? ठीक है, इसलिए बोल रहा था एग्ज़ाम के टाइम पे जो तुमको सारी चीज़ें बना कर देना, ये तुम्हारे लिए एक ट्रेजर है, ख़जाना है, तुम कभी भी रिवाइज कर सकते हो बैठ के। ठीक है, तब भी फ़ायदा नहीं उठाए तो हो गया फिर तो। चलो, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तुम्हारे लिए हो गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, मैं नीचे अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। उसके नीचे वाला क्वेश्चन नहीं करूँगा मैं, तीनों क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि 2 ही करने हैं, अभी टाइम नहीं है हमारे पास इतना। हाँ, तो उसके नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। हमेशा क्वेश्चन नंबर सही डालना है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर बिना डाले या गलत डालोगे तो आंसर 0 मिलेगा, भले से पूरा सही रहने दो, मालूम होना चाहिए। टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19 कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको बस एक्टिविटी को कंप्लीट करना, बड़ा आसान है। यहाँ दिया है 4x + 5y = 19 है और x का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है। तो ऐसा दिया हुआ है 4x + 5y = 19, ये पहला स्टेप दिया हुआ है। फिर दिया है 4 × बॉक्स + 5y = 19। बॉक्स में क्या आएगा? 1, क्योंकि x का वैल्यू क्या है? 1। फिर उसके बाद उसने दिया है 5y = 19 माइनस बॉक्स में क्या आएगा? 4 1 = 4, 19 माइनस ये कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ दिया है अपॉन 5, यहाँ भेज दिया, यहाँ क्या आएगा? 15 बॉक्स, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3।
हो गया, 2 मार्क्स मिल गया तुमको, हो गए, ये भी क्वेश्चन हो गए। पहले के 4 कितने हो गए 8, अब 4 कितने हो गए 12 मार्क्स का तुम लिख चुके हो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पर हैं हम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बी पर गए हैं, ठीक है। चलें देखें क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन तो तुम्हारा फेवरेट होना चाहिए। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल। b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। और b² - 4ac लेस देन 0 हुआ तो क्या होता है। तो 3 केस थे, b² - 4ac लेस देन 0 क्या होता है, अनरियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो करेंगे क्या, तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 2x² - 5x + 7 इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। हाँ, अब इसको करने का तरीका क्या, पूरे तरीके से करना है, सम को पूरा सजा कर करना है। कैसे करेंगे, हाँ, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू -, c का वैल्यू 7। देयरफॉर b² - 4ac निकालना है, तो -5² 4 2 × 7 -5 का स्क्वायर 25, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 बराबर। अब ये जो भी आंसर आएगा तो नेगेटिव होने वाला है। कितना आएगा, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा -31, पक्का। तो ये क्या है, लेस देन 0। देयरफॉर द रूट्स आर अनरियल एंड अनइक्वल समझ गए, हो गया, पक्का, हमने ख़त्म। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें 4 क्वेश्चन करने थे। तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या कर देता हूँ ध्यान से। ये क्वेश्चन भी कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, स्ट्रॉबेरी और इसकी जगह बॉल्स थे हमारे पास। अ बॉक्स कंटेन 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चॉकलेट पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज अ कॉफ़ी चॉकलेट। समझे, एक बॉक्स में, देखो सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ठीक है ना। सैम्पल स्पेस में हम लोग लिखेंगे 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है हमारे पास, है ना, प्लस 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स है हमारे पास, और 2 पेपरमिंट के चॉकलेट है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 5 11 और 13 हमारे पास टोटल 13 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट है हमारे पास, बराबर। सो n(s) कितना आएगा, 13 आएगा, बराबर है। इतनी बातों के सैम्पल स्पेस ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में भी चल जाएगा, ठीक है ना। 5 स्ट्रॉबेरी 6 चॉकलेट एंड पेपरमिंट। हाँ, अब यहाँ तक होने के बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ निकालना है दैट पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज कॉफ़ी चॉकलेट होना चाहिए। सो देखो ए इवेंट क्या होगा, गेटिंग अ कॉफ़ी चॉकलेट, गेटिंग ए कॉफ़ी चॉकलेट, ठीक है ना। तो n(a) कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है बोलो, n(a) अपॉन n(s). n(a) कितना है बच्चों, 6 अपॉन 13, हो गया, समझ आया, बस ख़त्म यहाँ बस हो गया। चौथा सवाल देखेंगे, 3 सवाल कर लिए ना, चौथा देखेंगे, ठीक है। चौथे सवाल में ये तो तुम्हारा और फेवरेट है। फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन वेरिएबल x एंड y, इफ dx इज 49, dy इज -63, d इज 7, फाइंड x एंड y। मतलब dx आपको दिया हुआ है 49, dy आपको दिया हुआ है -63, d आपको दिया हुआ है 7। आपको x और y निकालना है, कैसे निकालेंगे, देयरफॉर बाय करीम्स रूल, x इज इक्वल टू क्या होगा, d। तो dx कितना है 49 अपॉन 7, दैट इज 7, एंड y इज इक्वल टू क्या है, dy अपॉन dy कितना है -63 अपॉन 7, दैट इज -9। ऐसा छोड़ना नहीं है, पूरा भी इतना भी बड़ा बॉक्स नहीं बनाना है। लास्ट में ये लिखना है, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। हाँ, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हो, यहाँ क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, और यहाँ लिखेंगे आंसर। इस सोल्यूशन को सॉल्व किए, उसका आंसर क्या मिला 7, और y का क्या मिला -9, और इसको बॉक्स करेंगे। समझ गए। पेपर प्रेजेंटेशन में एक आगे की बात बता रहा हूँ, इतना बड़ा बॉक्स करने की ज़रूरत
नहीं है। समझ नहीं आई बात? ठीक है, हो गया। 5वां नहीं करा रहा हूँ क्योंकि 4 ही करने थे, ये 4 हो गए। तो और 8 मार्क ऐड हो गए हमारे पास। तो कितने हो गए हमारे पास? 4 4 8 हुए थे, फिर 12 और ये 20। आधा पेपर सॉल्व हो गया तुम्हारा। 20 मार्क तुम्हारे को पूरे मिलेंगे अभी तक। ठीक है, तो पूरे 20 के 20 हो गए। आधी कहानी तुम्हारी ख़त्म, अब आधी कहानी बची। ठीक है, अब बताओ मेरे को इसमें भी स्टार्टिंग के 20 मार्क में क्या टफ लगा तुमको? कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी टफ नहीं था। बराबर है, क्योंकि तुमने अभी पिछला सारा रिवीजन किया है। इसलिए तुमको बोला था ना मैंने, क्या जाके पेपर सॉल्व करो। तुम अगर एक एक बात सुनोगे ना मेरी, तो अब तक तो तुम्हारा 10th में सिर्फ मोहल्ले में या स्कूल में टॉप नहीं होता, मुमरा में टॉप कर जाता कोई। पर अब सुने तब ना, हर बात प्रूफ करके देनी पड़ती है हमारे बच्चों को। चलो ठीक है, जाने दो, तुम्हारा ही नुकसान है, मैं क्या करूँ। आपको कोच ऑस्ट्रेलिया का मिलता है, टीम बांग्लादेश की, क्या ठीक है, क्या कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत अपनी तारीफ मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन तो अभी तो तुमको माना। 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 2 3 5। कल प्रोबेबिलिटी में किए थे। हाँ, सबर सबर, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। अरे एक्टिविटी बेस्ड है और आसान है। ठीक है, हाँ, तो अब सुनो, तो क्या है वो सुनो। सैम्पल स्पेस क्या है वो सुनो। पहला सैम्पल स्पेस में दिया है 23 25 32, बॉक्स है 52 और 53 है, और नंबर्स देख लो क्या है 2 3 5 है। तो 32 के बाद क्या आएगा? 35 आएगा। तो n ऑफ s कितना हो गया? 2 4 6। तो n ऑफ s कितना हो गया? 6 हो गया। ये पहला निकाल दिए। अब क्या बोला है? ए इवेंट के अंदर सिर्फ ऑड नंबर आना चाहिए, और 3 ऑड नंबर दिया है, सिर्फ एक ऑड नंबर डालना है। मैं बाकी नहीं लिख रहा इसमें। ए इवेंट में ऑड नंबर बातें नहीं। 23 25 डैश और 53। बताओ यहाँ क्या आएगा? कौन सा ऑड नंबर है यहाँ पे? 35। फिर से 35 ही आएगा ना ऑड नंबर। 23 हो गया, 25 हो गया, ये तो इवन हो गया, फिर ये ऑड हो गया और ये ऑड हो गया। तो n ऑफ ए कितना हो जाएगा? 4। अब p ऑफ ए पूछा है और बोला है कि यहाँ लिखो n ऑफ एस, और यहाँ क्या आएगा? n ऑफ ए। अब कई बच्चे बोलेंगे मेरे को प्रोबेबिलिटी आता है, खाने के साथ प्लेट खाऊंगा, वो वाला हिसाब में यहाँ पे सीधा वो नंबर लिख देगा 4, हो जाएगा गलत। अगर यहाँ n ऑफ एस है तो यहाँ क्या आएगा? n ऑफ ए आएगा। गलती वो नहीं करनी है ना, हड़बड़ी नहीं करनी। फिर आपको बोला गया निकालो आंसर, यहाँ 6 दिया गया, यहाँ डैश है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? 4। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा? 2/3। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। और ये क्या है? बॉक्स में है ये वाला पार्ट। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन था, 3 मार्क मिल गए आपको। अगला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना 3 मार्क्स के लिए। हो गया, अगले सवाल पर जाते हैं, बी पर। ये किसका बी है? 3 का बी है। हाँ, थोड़ा सा वहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये 3 का ए से एक क्वेश्चन करना था, अब 3 का बी पे जा रहे हैं। हाँ, ये फर्स्ट था ना उसमें क्वेश्चन, ये नेक्स्ट लाइन से लिखना। ठीक है, अच्छा, अब बी में कोई भी 2 क्वेश्चन करने, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। अगेन तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो तुम बोलेगे सर हमारी तो किस्मत थी, हमने कल प्रोबेबिलिटी 21 किया है। देखो बस क्वेश्चन देखो। इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 504, है ना? फाइंड दी टर्म्स। और ये तो देखो नीचे कंसेक्यूटिव टर्म्स लिखा हुआ भी है, कौन सा लेना है? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, दिखा? हाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? हाँ, लेट 3 consecutive टर्म्स बी अनिल सुनील सुशील, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, बराबर है। फिर क्या करते हैं हम लोग? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तुम पूरा लिखना, ACC 1 मत लिखना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तीनों को क्या करना है? हमको ऐड करना है। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी ऐड करके कितना मिलेगा हमको? 27। माइनस डी प्लस डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 27, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, a का वैल्यू क्या आ गया? 9। समझ में आया? अब दूसरी कंडीशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 504। याद है? फिर इसके आगे क्या करते थे हम लोग?
ये दोनों को लेते थे a माइनस डी और a प्लस डी को क्या लिखते थे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू 50। ये रिवीजन का पावर होता है। जब पहली बार मतलब थोड़े 1-2 दिन पहले जब ये सम कराया था एपी का, तब मेरे को ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा था। अब अगर यही सम को तुम तीसरी बार घर जाके कर लोगे ना, चौथी बार किसी को पढ़ा दोगे, ऐसा है। पर आप बच्चे समझते नहीं है, रिपीट करने साल भर तुमको क्यों बोलता है। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू क्या है 504। ए का वैल्यू क्या है 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू क्या है 9 बराबर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 504। याद है अगला स्टेप क्या किए थे, 9 का स्क्वायर तो 81 माइनस डी स्क्वायर, ये 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, कितना बचा 5, 9 6 जा 54 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 54। इसको यहाँ और इसको 81 माइनस 54 इज इक्वल टू क्या आएगा डी स्क्वायर इज इक्वल 56 है, सॉरी, तो कितना बचेगा 36। डी का वैल्यू क्या आएगा प्लस और माइनस 6 बराबर है, 2 वैल्यू आएंगे ना। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर फॉर दी 3 consecutive terms आर, क्या टर्म्स होंगे वो a माइनस डी a प्लस डी होता है, बट तो इसमें पहला लिखेंगे फॉर a इज इक्वल्स टू 9 एंड d इज इक्वल्स टू 6, और दूसरा कौन सा लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 9 एंड d इक्वल्स टू -6। समझ में आया, सॉरी। तो यहाँ पर a माइनस डी है, सो a का वैल्यू क्या है 9, तो 9 माइनस 6 कितना होगा 3, फिर a है तो a क्या है 9, फिर a प्लस d है तो a प्लस डी यानी कि 9 प्लस 6 कितना होता है 15। क्या हुआ कहाँ पर, अच्छा 25 होता है, ओके। तो ये कितना आएगा 5, तो यहाँ पर क्या कर दो 5, यहाँ भी क्या कर दो 5, तो यहाँ क्या होगा 5, तो कितना आएगा 4, यहाँ पे क्या करेंगे 5, तो 9 प्लस 5 कितना होता है 14। ठीक है, हो गया। अब फिर से यहाँ क्या करेंगे a माइनस डी है, तो यानी कि क्या होगा 9 माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा 14, a 9 और a प्लस डी यानी कि 9 प्लस -5 यानी कितना आएगा 4। ठीक है, अभी भी सम ख़त्म नहीं हुआ है, बोर्ड में हम देयरफॉर फिर आंसर करके लिखेंगे, देयरफॉर आंसर आएगा देयरफॉर द टर्म्स आर दी टर्म्स या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर क्या क्या थे 4, 9 एंड 14 और 14, 9 एंड 4। ठीक है, समझ में आया, हो गया। तो ये सम भी यहाँ पर ख़त्म होता है, ये 3 मार्क का एक सम था, तो ये आप कर चुके तो हो गया, समझ में आया, ओके। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब इसी के क्वेश्चन बी में सेकेंड वाला सम देखेंगे। अब तक हमने 20 मार्क का किया था सॉल्व, फिर उसके आगे भी कितने हो गया 3 और ऐड हो गए, 26 हो गया पक्का, कि 23 हुआ है, ठीक है 26 हो गया, चलो मान लिए 26 हो गया। अब आगे वाला सम देखते हैं, ठीक है। इसी के नीचे वाला सम है, आप लोगों का ही फेवरेट है, क्वेश्चन नंबर 3B का सेकेंड वाला, क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो 4m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू कितना है 28 है। अरे चलो ना, यहाँ देखो ना अभी, ठीक है, अभी तुम्हारे पास सम है, हाँ हाँ ठीक है, बुक है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, d निकालेंगे पहले, तो d कैसे होगा 4 6 3 2, ठीक है, तो d निकाल लेते हैं, 4 2 8 माइनस 10, dx निकालना है, क्या होगा 54 28 6 2, 54 2 कितना होगा 108, 28 6 8 6 48, रफ ये रफ वर्क क्या करेंगे लास्ट पेज पे एग्जाम में, 8 6 48, 8 डाउन 4 कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 4 16, तो ये कितना हुआ 168, 168 में से कितना निकालना है 108 माइनस 60, कितना बच रहा है -60, तो यहाँ पर तो -60 आ गया। अब क्या करेंगे dy, पाटिल
डी वाई निकालेंगे। क्या है 4 3 54 28 28 4 ज़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 28 4 ज़ा 4 8 ज़ा 32 2 डाउन 3 कैरी 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 3 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 3 11 1 1 2 माइनस 54 3 ज़ा करना पड़ेगा 4 3 ज़ा 12 5 3 ज़ा 15 15 प्लस 1 16 162। तो 162 में से 112 को माइनस करो तो माइनस 50 हो गया इतना। अब आपको सिर्फ कहाँ तक जाना है, एक्स और वाई बोला है। हाँ, तो देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है, आगे लिख लेना x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है -60 अपॉन -10 कितना आएगा 6। y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी वाई कितना है -50 अपॉन -10 5 आएगा। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 5। समझ में आया। तो एग्ज़ाम में आपको ये चेक करेंगे, समझ रहे हो, ये चेक होगा। x और y था या m और n था, तो जहाँ m और n था ना, तो ये सबको क्या कर दो, ध्यान दो, ये dm कर दो, ये dn कर दो, ये dn कर दो, ये dn करो, ये m करो, यहाँ m करो, यहाँ n करो, यहाँ n करो, पेटीएम करो, है ना, ठीक है। वो ऐड इतना आता था कि रात में सोते वक्त आवाज़ आती थी, पेटीएम करो, हैं, पैसे देते रहने हैं, ठीक है। 2 ही सम करने थे इसमें, ये क्वेश्चन में 4 सम आते हैं बच्चों, 2 ही सम करने थे। तो 2 इसके नीचे के 2 क्वेश्चन में, एक तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और उसके नीचे वाला ग्राफ बनाना है। ग्राफ का क्वेश्चन काफ़ी आसान है यहाँ पर, तो ग्राफ अभी तो बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा नहीं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जो आसान होगा वही बताऊंगा इसके अंदर भी, ठीक है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचा है। टोटल आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। मैंने तकरीबन कितने बजे शुरू किया था पेपर करवाना, 3:30 बजे। कितना बज रहा है अभी? 4-5 हो रहा है, ठीक है ना। 30-35 मिनट हुआ, अभी 3 सम बाकी है, ठीक है ना। अच्छा, वो भी मैं आपको पढ़ा के करा रहा हूँ, खुद से नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद पर्सनली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आप करेंगे तो और कम टाइम लगना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कराता हूँ, थर्ड कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, एनी 2 करना है तो मैं अब सेकंड वाला बता रहा हूँ, ठीक है। आप चॉइसेस ले लेना पेपर में, आपको चॉइस मिली तो कोई बुरी बात नहीं है। जो सब में आपको डाउट है कि यार मेरे से नहीं हो सकता, तो रुक जाओ। और इस साल तो और आसान है, 2 चैप्टर रिड्यूस है प्लस आधा घंटा ज़्यादा है, तो उससे एक एडवांटेज ये कि आप पहले रफ में थोड़ा सा सॉल्व करके देख ले कि यार हाँ मेरा आंसर आ रहा है, तब आप आधे घंटे का एडवांटेज है, आराम से सॉल्व करें अगर ऐसा लगता है तो। वो भी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए, बाकी क्वेश्चंस तो लिखते साथ सॉल्व होने चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ध्यान से, हाँ, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, ये थोड़ा सा तुमको ऊपर से जा सकता है, इसलिए। When 1 is added to the numerator as well as denominator of a certain fraction, it becomes 1/2। एक न्यूमरेटर, अब जैसे जैसे हो रहा है देखो, सोचेंगे कैसे। सपोज करो एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, अभी हमें मालूम नहीं है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है कि लीनियर का है। हाँ, सपोज करो x/y है, जब दोनों में 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 1/2। एंड इफ 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। अरे ये तो बहुत आसान है, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, बस बात खत्म, आप सॉल्व कर लेंगे। आपको निकालना क्या है, फाइंड दी ओरिजिनल फ्रैक्शन पता लगाना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, x और y क्या लेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या लिखेंगे बोलो, लेट x एंड y बी दी न्यूमरेटर, आप पूरा लिखना, एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Therefore, according to first condition ACC1, according to first condition क्या है, अगर न्यूमरेटर में भी 1 ऐड करूँ और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करूँ तो मेरा फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। आगे क्या सॉल्व होगा, क्रॉस कर दे, उसको वहाँ और उसको यहाँ, तो 2 ×
x प्लस 1 और 1 इंटू वाई प्लस 1 तो y प्लस 1 ही रहेगा, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 1 जा 2, y प्लस 1, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सो 2x माइनस वाई, 1 माइनस 2 कितना होगा -1, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 आपका। अरे ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि आप लास्ट आंसर को, ये एक टिप है आपके लिए, एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि आप लास्ट आंसर को ही वो करो, आप मिडल वाले को भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लगे आपको, पर ज़्यादा डब्बे भी नहीं बनाने, ऐसा ना लगे कि डोंगर पानी खेल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, अगर दोनों में से क्या करेंगे, 1 और 1 को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या, सॉरी रेशो क्या बन जाएगा 1/3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सेम वैसे ही 3 इंटू एक्स माइनस 1 और ये होगा y माइनस 1, 3 इंटू एक्स 3x, 3 1 जा 3, y माइनस 1, इसे यहाँ भेजें और इसे यहाँ भेजें, तो 3x माइनस वाई, -3 यहाँ कर क्या होगा +3, 3x माइनस वाई, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, ये हमारा क्या होगा इक्वेशन नंबर 2 होगा। अरे बात ठीक है। हाँ, आपको रेशो निकालना, ओरिजिनल रेशो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ये भी -y है, ये भी -y है, अगर दोनों को सुनो तो अगर दोनों को ऐड कर दिए तो -2y हो जाएगा। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक -y होगा और एक क्या होगा +y होगा। आराम से मत उठाओ भी, रहने दो। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जिन्हें नहीं समझ में आता ना, वो घर जाके सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन करो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई इक्वस टू -1, 3x माइनस वाई इज इक्वस टू 2। सपोज करो मैं दोनों को ऐड ही करता, तो ऐड करता तो साइन चेंज होती है क्या, नहीं, तो कुछ कैंसिल ही नहीं होता, ये -2y हो जाता, ये क्या हो जाता 5x। हम ऐड या सब्ट्रैक्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन करते क्यों है, कोई एक वेरिएबल को हटाने के लिए। जब मेरा कोई एक वेरिएबल हटेगा ही नहीं तो मकसद क्या है फिर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1x, -1 -2 कितना होगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू क्या आया 3, x 3 आ गया। अब क्या निकालना है, y निकालना है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो। 1 वाला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये पुट कर दिया। अब x की जगह क्या आएगा बच्चों बोलो 3, और यहाँ क्या होगा -y इक्वल टू क्या होगा -1, ठीक है, 2 3 जा 6, -y इक्वल टू क्या होगा -1, -1 को यहाँ ले गया तो 6 + 1 इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या होगा 7, ठीक है, समझ गए। फिर क्या करेंगे, देयरफॉर आंसर क्या होगा हमारा, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7। समझ में आया, 3 + 1 4, 7 + 1 8। देखो अगर मैं वहाँ पे पुटअप कर दूँ x + 1 अपॉन y + 1 है, तो x + 1 यानी कि 3 + 1 कितना होगा 4, 7 + 1 कितना होगा 8, कितना आ रहा है 1/2। अरे आ रहा है कि नहीं। अब इसको करके देखो x - 1 y - 1, x - 1 कितना होगा 3 - 1 2, 7 - 1 6, 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर ये वैल्यू आ रहा है सही या ये वैल्यू, तो आपका आंसर क्या है, सही है। आप रिटर्न जाके उल्टा चेक भी कर सकते हो लीनियर इक्वेशन में, तो इससे गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, हो गया। तो ये आपका हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन करने थे तो हमने एक कर लिया। अरे वाह भाई वाह। नीचे वाला क्वेश्चन फिर आपके लिए, ठीक है, तीसरा सवाल है, इन एन AP 16 14 12 द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 60। इनमें कितने टर्म्स को मिलाकर 60 होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा दिमाग वाला है, 16 14 12 कम होते जा रहा है। अब ये सबको ऐड करना है, यहाँ पे 60 लास्ट टर्म नहीं है, हाँ, तुमको सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, SN होता है। SN कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो A क्या है यहाँ बोलो 16, D क्या होगा 14 - 16 कितना होगा -2 होगा। आपको SN भी दिया हुआ है तो निकालोगे क्या n, क्या निकालोगे n। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वाह क्या बात है। तो SN है ना, दिया तो नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दिया 60, n का वैल्यू नहीं दिया तो वैसे ही रहेगा 2A का वैल्यू क्या 16, और यहाँ क्या होगा नहीं मालूम है n - 1, और D का वैल्यू क्या -2। इतनी बात समझे, ठीक है।
तो ये होने के बाद तो यहाँ क्या लिखेंगे 60 n/2 वैसे का वैसे ही इधर क्या होगा बच्चों 16 2 ज़ा 32। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। सो n-1 इंटू क्या बचा यहाँ पर 2, क्या बचा है 2। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई। ध्यान से देखो यहाँ पर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा थोड़ा सा समय लगे। 2 को यहाँ भेज दो तो कितना हो जाएगा 120। अरे 62 ज़ा 120, यहाँ क्या बचा 32। ये 2 इंटू n क्या होगा 2n, 2 1 ज़ा क्या होगा 2, बराबर है। तो 120 इज इक्वल्स टू n इंटू यहाँ 32, ये -2n होगा और ये क्या होगा +2, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 32 + 2 कितना होगा 34। तो यहाँ क्या बचा 34 माइनस क्या है यहाँ पर 2n है। अरे बराबर है, समझ आ रहा है। अब ये n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 34 इंटू n क्या होगा 34n, n इंटू 2n कितना होगा 2n², बराबर है। अरे पक्का, ये सब 2 के टेबल में आते हैं। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, ताकि हमारा नंबर छोटा हो जाए और फैक्टर निकालने आसान हो। थ्रू आउट बाई 2, सबको 2 से डिवाइड करो। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 60, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 17, और 2n यानी कि क्या होगा 1n², बराबर। ये दोनों को यहाँ लेकर आ जाओ तो -n² यहाँ आकर क्या हो जाएगा +n², +17 यहाँ आकर क्या होगा -17n, और +60 वही है तो वो वैसे का वैसे ही है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया या नहीं बन गया? अब अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 60 को फैक्टराइज करके -17 लाना है। कैसे लाएंगे? फैक्टर्स अभी किसी ने बोला कि 12 और 5 होगा, शाबाश, वेरी गुड। तो 12 और 5 हमारा इसका फैक्टर होगा, तो देख लेते हैं। सो अगर 12 और 5 हमारा फैक्टर होगा तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, ये ऐसा हो जाएगा हमारे लिए बच्चों n² -12n -5n +60। देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो ये सब आगे का कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, इसलिए हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ से क्या कॉमन है n -12, -5 आएगा, यहाँ n होगा, प्लस का माइनस होगा, और यहाँ पे क्या होगा 12, 12 5 60 होता है ना। तो यहाँ होगा n -12 और यहाँ होगा n -5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n -12 इज इक्वल टू 0 और n -5 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 5। अब सवाल ये है कि इसमें से कौन सा हम लेंगे, कि n का वैल्यू 12 होगा कि n का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू आ रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा सीक्वेंस ज़रा गौर करते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या था। सीक्वेंस क्या था हमारे पास 16 था, और फिर क्या था 14 था, 12 था, और फिर उसके बाद क्या था 10 होगा, ऐसे जाते जाएंगे। ज़रा अंदाज़ा लेते हैं क्योंकि 60 ही चाहिए ना ऐड करके, तो छोटा सा नंबर है, इसको इन दोनों को ऐड करो कितना होगा 30 हो जाएगा। 30 और इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 42 में 10 ऐड करो कितना हो जाएगा 52, और 52 में 8 ऐड करो कितना हो जाएगा 60। तो 60 आ रहा है, 1 2 3 4 5 है ना। पर अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, यहाँ तक 60 हो रहा है। हाँ अब देखो ध्यान से देखो, अब कमाल देखो, कमाल जादू दिक्कत है, ठीक है। 6 कितना होगा बोलो 66, हाँ 4 कितना होगा 70, अरे बोलते जाओ ना भाई 70, 2 कितना होगा 72, 0 72 ये, हाँ गिनती याद रखना अभी 72 ये, हाँ -2, अब 72 में से 2 कम कर दो 70 -4, 70 में से -4 करो, 70 में से 4 माइनस करो यार 66 होगा ना। 66 में से 6 माइनस करो 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों आंसर पॉसिबल है। दोनों से क्या आएगा 60 आएगा। समझ गए? समझे या नहीं? तो इसीलिए एग्जाम में इसके दोनों आंसर क्या होंगे हमारे लिए पॉसिबल। समझ गए? तो इसके दोनों आंसर आएंगे, कोई एक आंसर नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप बोलेंगे कि अरे n = 5 तक ही आ जाएगा, अरे यहाँ से बढ़ रहा है तो आगे जाके कम भी तो हो रहा है, तो ऊपर से बढ़ाते जाओ, वहाँ से कम करते चले आओ। ठीक है, तो ये हो गया। बस एक क्वेश्चन बाकी है। अब 40 में से 40 लाने में एक क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये नेक्स्ट पेज पर जाएगा, बराबर है? हाँ
क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, पहले दोनों क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन करेंगे। फॉर अ लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल m the coefficient a b c are such that a is equals to 2, b is equals to 4a, c is equals to 3a. Form the quadratic equation and solve it by factorization. मतलब सुनो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साजो सामान आपके पास है, a 2 है, b 4a है, c 3a है और उसके अंदर x की जगह m आएगा। क्या आएगा? x की जगह क्या आएगा? m आएगा। ठीक है ना। देखो ट्राई करते हैं पहले। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारा कोफिशिएंट m है तो हम यहाँ क्या करेंगे? am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। वैल्यू पुटअप कर दो। a का वैल्यू क्या है? 2, तो 2m स्क्वायर। b का वैल्यू क्या है? 4am बराबर, c का वैल्यू क्या है? 3a इज इक्वल टू 0। अरे समझे? अब बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो, फैक्टराइज करो, सॉल्व करो इसको। कैसे होगा? 2 3 क्या होता है बोलो? 6 को फैक्टराइज करके क्या लाने बोल रहा है? 4। 6 को फैक्टराइज करके 4 ला सकते हैं। 6 कौन कौन से टेबल में आता है? 6 1 जा 6, 2 3 जा 6। 4 हो सकता है? नहीं आ सकता है ना, किसी से 4 तो नहीं आ रहा। अब किसी से 4 नहीं आ रहा तो क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पे किसी से भी 4 नहीं आ रहा तो मिडिल टर्म से तो स्प्लिट नहीं हो पाएगा, है ना। अब मिडिल टर्म से स्प्लिट नहीं हो पा रहा है तो क्या कर सकते? कुछ और कर सकते हैं यहाँ पर। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो, एक मिनट देखो, ये 4 को 2a प्लस 2a लिख सकता हूँ, 4am होगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 2m कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? m प्लस 2m कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? a। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? m, a कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 2m प्लस, नहीं पॉसिबल हो रहा है अभी भी। कुछ कॉमन तो यहाँ से भी, क्योंकि वहाँ ये है। तो अब क्या करेंगे? अगर ये कॉमन नहीं निकल रहा तो क्या करेंगे? बट उसने बोला है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। ठीक है, तो अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है तो आपको भी उसी से ही करना पड़ेगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड? 2 3 से हमारे पास 6 है। 6 को कोई तो ट्रिक होगी ना इस पर, सोच रहे। चलो ठीक है, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन देख लो उसकी जगह, फर्स्ट की जगह। ठीक है, तो सेकंड जो है हमारे पास, उसमें दिया है राइट एनी वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन डिफरेंस 5। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लो पर उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? 5। सबसे आसान क्या? 5 का टेबल लिख लो। ठीक है, फाइंड द nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान है ना। n टर्म निकालना है, 5 10 15 एंड सो ऑन है। ठीक है, आपको tn निकालना है, यानी nth टर्म, यानी कि क्या निकाल? tn और sn निकालना। तो a का वैल्यू क्या है? 5, d का वैल्यू क्या है? 5 है, n ही रखना है। तो tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1d। सो tn वैसे ही रखो, a का वैल्यू 5 है, n माइनस 1, d का वैल्यू क्या है? 5 है। 5 इंटू n 5n, 5 1 जा 5 बराबर है। tn वैसे ही है यहाँ पर, -5 + 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। tn का वैल्यू कितना आएगा? 5n। बड़ा आसान है ना। t3 यानी कि 5 3 जा 15, d4 यानी कि 5 4 जा, है ना। 5th टर्म क्या होगा? 5 इंटू 5। 6th टर्म क्या होगा? 5 इंटू 6। और है ना, लॉजिक है ना, बेसिक लॉजिक। एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे बस n का वैल्यू मत लिखो और जो है वो लिख दो। n/2 2a, a का वैल्यू क्या है? 5 है, n माइनस 1d का वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 इंटू n 5n, 5 1 जा 5, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5n, और यहाँ क्या आएगा? sn। यहाँ क्या होगा? sn होगा। ठीक है ना, बस छोड़ दो। अगर ज़्यादा चाहिए इसमें तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू n क्या होगा? 5n, और फिर ये 5n इंटू n क्या होगा? 5n स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? 2। बस ये तुम्हारा sn हो गया, सम खत्म हो जाएगा। sn और tn निकालना था, हो गया यहाँ पर। समझे? तो फाइनल आंसर में अगर चाहिए तो आंसर लिख देना। इसका आंसर क्या होगा आपका?
टी एन इज इक्वल टू 5n, एस एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 5n अपॉन 2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। समझ गए? हो गए तुम्हारे पूरे 40 में से 40 मार्क यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर पूरे मार्क्स तुमको पीछे दे देना, यहाँ पर पूरे मार्क्स मिलते हैं तुमको।